गुड मॉर्निंग। मैं आपको समझ रही थी कि बोर्ड में पढ़ाऊँगी, लेकिन लाइव कक्षा में बोर्ड में बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं स्क्रीन पर लिखकर समझा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, संस्कृत को पढ़ने से पहले कुछ नियमों, कुछ शब्दों को जानना अनिवार्य है। वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो बिल्कुल किसी भी क्लास में आप संस्कृत स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए नीचे लिखे कुछ शब्दों, कुछ नियमों को जानना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम आते हैं संस्कृत में याद रखने योग्य कुछ बातें। तो सबसे पहले बच्चों, हलंत। हलंत एक छोटे से चिन्ह के रूप में किसी भी वर्ण के नीचे लगता है, शब्द के आखिरी में लगता है। इसे हलंत कहा जाता है। हलंत का तात्पर्य है कि यह चिन्ह जिस वर्ण में लगता है उसे यह आधा कर देता है। बच्चों, यह व्यंजन में लगता है। स्वर में नहीं लग सकता कभी भी। तो जिस व्यंजन में या जिस वर्ण में यह लगता है, इसका तात्पर्य है कि वह वर्ण आधा होगा। ठीक है। इस चिन्ह के अतिरिक्त इस बिंदी के रूप में भी लगाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बिंदी की तरह भी इसे लगाया जाता है। मैंने नीचे शब्द लिखे हैं। पहले राम लिखा है, म में हलंत लगाया है, यानी कि म पूरा नहीं है। दूसरा देखिए, राम के ऊपर बिंदी लगाई है, इसका मतलब है कि इसे बिंदी या इस चिन्ह के रूप में दोनों तरीकों से लिखा जाता है। दूसरा शब्द देखिए, बालकम है और बालकम बिंदी लगाई है, पुष्पम पुस्तकम। तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। उम्मीद है आप हलंत को समझ गए होंगे, क्योंकि इसका प्रयोग आपकी बुक में बार बार होगा। ये लिखे हुए तीनों शब्द इधर भी सही हैं और उधर भी, तो आपकी मर्जी, आप हलंत को किसी प्रकार से भी लगाएं। दूसरा हमारा है विसर्ग। विसर्ग कहते हैं इन दो बिंदुओं को जिन्हें आपने अक्सर कुछ हिंदी शब्दों और अनेक संस्कृत शब्दों के बाद लगा हुआ देखा होगा। इसे बोलने में लगती तो ये बिंदियां हैं, लेकिन इसे बोलने में ह की ध्वनि आती है। जैसे रामः, तो आपने देखा राम के पश्चात ह नहीं लगा है, बल्कि दो बिंदियां लगी हैं जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं और जिनकी ध्वनि आती है ह। क्योंकि आपको बार बार ये पढ़ना पड़ेगा, तो बार बार अलग बताने से अच्छा है कि पहले एक ही बार में समझ लिया जाए। नीचे लिखा है बालकः, गजः। तो ह बोलने में सुनाई दे रहा है, लेकिन लिखने में क्या है, दो बिंदियाँ। और इसे क्या कहते हैं, फिर रिपीट करते हैं, इसे क्या कहते हैं, विसर्ग। अब बच्चों, वचन या नंबर्स। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अन्य भाषाओं में वचन केवल 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक व्यक्ति को एक वचन कहते हैं और ज़्यादा लोगों को, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को बहुवचन कहते हैं। लेकिन संस्कृत में यह फ़र्क है कि 2 व्यक्तियों के लिए भी एक वचन का प्रयोग होता है। एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला वचन एक वचन, द्विवचन जो 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, और बहुवचन 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे धातु के रूप हों या शब्द के रूप हों, वो हमेशा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ही लिखे जाते हैं। हमेशा आप देखिएगा उनकी 3 लाइनें होती हैं। पहली लाइन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके पश्चात आते हैं लिंग में। लिंग माने जेंडर। तो संस्कृत में लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं बच्चों?
जैसे हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो संस्कृत में होते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। आप इनको देखिए कैसे लिखा जाता है, इनको सही लिखना भी सीखना है। तो पहला है स्त्रीलिंग, जिसे स्त्रियों या महिलाओं या बालिकाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि गर्ल्स के लिए। पुल्लिंग पुरुषों के लिए, आदमियों के लिए या बालकों के लिए। ठीक है। नपुंसकलिंग बेजान वस्तुओं के लिए, जैसे पुष्प है, कलम है, इनके लिए बच्चों। इसके पश्चात हम आते हैं पुरुष में। पुरुष मीन्स पर्सन्स, जो इंग्लिश में कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसमें जो क्रम है, फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होता है जिसकी बात की जाती है। लेकिन संस्कृत में ये क्रम उलट है बेटा, अलग है। तो कैसे है देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें प्रथम पुरुष में क्या आता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वह प्रथम पुरुष होता है। और एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा इसको सेट कर लूँ। एक मिनट बेटा। तो प्रथम पुरुष में वो व्यक्ति आते हैं जिनके लिए हम बातें करते हैं, और मध्यम पुरुष में वो लोग आते हैं जिनसे हम बातें करते हैं, और उत्तम पुरुष में वह आता है जो बात करता है। इसमें लिखा हुआ भी है, आप धीरे धीरे याद कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वह, वे दो, वे सब प्रथम पुरुष है। तुम दो, तुम सब मध्यम पुरुष है। और उत्तम पुरुष है जो बात करने वाला होता है, मैं, हम दो, हम सब। और आप देखेंगे कि आपके जो धातु रूप होते हैं, क्रिया के रूप होते हैं, पठति, पठता, पठन्ति, उनके शुरुआत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखा भी होता है। और आप जब परीक्षा देते हैं या टेस्ट होता है या कॉपी में लिखते हैं तो आपको भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके पश्चात हम आते हैं शब्दों के प्रकार। तो शब्दों के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो प्रयोग किए जाते हैं मैं केवल उन्हें ही बता रही हूँ जो आपके काम आएंगे। तो अकारांत कुछ शब्दों को कहते हैं, अकारांत जो अ की ध्वनि में समाप्त होते हैं, जैसे राम, बालक, विद्यालय, सब अ में समाप्त हो रहे हैं। इनके लास्ट में क्या आ रहा है, अ की ध्वनि आ रही है, जैसे राम, अ में समाप्त हो रहा है, तो ये अकारांत है। अकार अंत, अकार माने अ में अंत होने वाला। दूसरे प्रकार के हैं आकारांत, जैसे रमा, सीता, गीता, इसके लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, आ। फिर है इकारांत, छोटी ई की ध्वनि में समाप्त होने वाले शब्द। तो बच्चों ऐसे आगे भी होते हैं ईकारांत, बड़ी ई की ध्वनि में समाप्त होने वाले शब्द, जैसे नदी। ठीक है। और उकारांत, सब ऐसे भी होते हैं, लेकिन आपको इतने ही काम आएंगे, तो इन्हें समझना भी ज़रूरी है। अब सबसे ज़रूरी जो हमारे हैं सर्वनाम प्रयोग। बच्चों सर्वनाम प्रयोग बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके संस्कृत के पैर हैं जिनके द्वारा आपको आगे बढ़ना है। तो सर्वनाम प्रयोग में आता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हर जगह आपको मिलेगा। तो सर्वनाम प्रयोग क्या है, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। आपके स्क्रीन में सामने है, देखिए। इसमें आपको सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष भी लिखना होगा। पहली लाइन प्रथम पुरुष की, दूसरी लाइन मध्यम पुरुष की, तीसरी लाइन उत्तम पुरुष की। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा हुआ है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आप स्वयं लिख लेंगे। तो बच्चों इनका मतलब क्या है हिंदी में, वो देखिए।
पहली लाइन का मतलब है वह, वे दो, वे सब, नीचे लिखा हुआ भी है नोट्स में। दूसरी लाइन का मतलब है तुम दो, तुम सब। आखिरी लाइन का मतलब है मैं, हम दो, हम सब। तो यदि आप इनको गिनेंगे इस तरह से, सह तौते इस तरह से इनको गिना जाता है, तो इनकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप पेंसिल से इनके ऊपर इनकी नंबरिंग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इनके अर्थों में। देखो, वह, वे दो, वे सब, तुम दो, तुम सब, मैं, हम दो, हम सब। इनमें भी आप पेंसिल से नंबरिंग कर लीजिएगा, तो ये भी 9 है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर के वयम का अर्थ क्या है, हम सब। तो इस तरह से ये आपको याद भी होना चाहिए। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात और है कि सर्वनाम की जो पहली लाइन होती है वो स्त्रियों के लिए, स्त्रीलिंग के लिए अलग होती है। उसके बाद दोनों लाइनें एक सी होती हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होती हैं। तो पहली लाइन स्त्रीलिंग के लिए क्या होती है, सा, ते, ताह। ये बदल जाती है बच्चों। सा का मतलब है वह एक लड़की, ते का मतलब है वे दो लड़कियां, ताह का मतलब है वे सब लड़कियों के लिए। देखिए, मैंने नीचे अर्थ भी लिखा हुआ है जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये भी आपकी नंबरिंग होगी 1 2 3। और बाकी सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं विभक्ति और कारक चिन्ह में। विभक्ति और कारक चिन्ह आपने 5th में भी पढ़े होंगे। पहली लाइन है विभक्ति की, दूसरी लाइन है कारक की, तीसरी लाइन है चिन्ह की। इसे मैंने इस तरीके से भी आपके लिए लिख दिया है। देखिए, ये बालक का रूप है, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आज जो ये काम है ये आपको सब कुछ अपनी कॉपी में लिखना है। बालक के रूप और नीचे देखिए विभक्ति चिन्ह भी आपको लिखने हैं, जिन्हें मैं आपको अपनी अगली लाइव कक्षा में समझाऊंगी, क्योंकि आज के लिए इतना समझना ही काफ़ी है। लेकिन लिखित काम आज जो भी भेजा जा रहा है उसे आप कर लेंगे। तो इस लिखित काम को करने के पश्चात जब हम अपनी अगली लाइव कक्षा में आएंगे तो मैं आपको विभक्ति चिन्ह और रूपों से उनका क्या संबंध है ये अच्छी तरह से समझाऊंगी, ताकि आपके लिए संस्कृत पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से हम इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं लिखित सामग्री भी आपके लिए भेज रही हूँ। तो बच्चों, हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा।